Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। जैसा कि आप सभी को पता है कि GS365 एक फ्री फाउंडेशन बैच रन कर रहा है जिसमें इंडियन पॉलिटी और रीजनिंग और मैथ्स की क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। राइट। तो ये है हमारा GS365 जहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी जैसा हमने बताया था। राइट। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट होंगी। रीजनिंग का प्लेलिस्ट है, फाउंडेशन बैच इंडियन पॉलिटी। अभी जीएस में हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया हुआ है तो इंडियन पॉलिटी का आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। ज्योग्राफी का सिर्फ वो प्रीवियस वीडियोस हैं तो एक ही वीडियो अवेलेबल है अभी, डेवलपमेंट ऑफ द ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो। ठीक है। वहीं आपको एक नया प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, टारगेट यूपी पुलिस मैथ बेसिक टू एडवांस। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ हम यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए लेक्चर्स अपलोड करेंगे, सिर्फ यूपी पुलिस, ओनली फॉर द यूपी पुलिस। ये टारगेटेड रहेगा। इसमें बहुत ही ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच में जीएस पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल में, लेकिन जब हम बात करेंगे यूपी पुलिस टारगेट बैच में तो इसमें बहुत सिनॉप्स फॉर्म में, बहुत छोटी फॉर्म में, विद इन 6 आवर टू 8 आवर्स में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। यानी कि 5 से 6 घंटे में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब हम बात करें यूपी पुलिस की। तो ये कल से स्टार्ट होगा बैच। आप सभी से रिक्वेस्ट है जो यूपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं वो जुड़िए और फीडबैक भी दिए साथ ही साथ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। और हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पढ़ते हैं ना सीरीज को तो क्या होता है कि कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि सीरीज लंबा जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स जब हम कवर करते हैं ऑफलाइन बैच में तो लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास लगती है फंडामेंटल राइट को समझने के लिए। ठीक। और यूट्यूब पे हम 2 से 3 घंटे की क्लास अगर अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो क्या होगा, बच्चे उसको विजिट नहीं करते। तो ये हमारी क्या है, थोड़ा सा मजबूरी सी बन जाती है कि हम 50 से 60 मिनट की वीडियोस डालें और जो जो टॉपिक एक लेक्चर में खत्म होने वाला था वो 3 लेक्चर में जाके खत्म हो रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 23 से 32 तक के हम आर्टिकल्स कवर करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं जिसमें एक बार थरली हम पढ़ चुके हैं पूरे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अब हम कर रहे हैं डिटेल्स में। सेकंड पार्ट में हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 22 तक हमने बात की है डिटेल में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 32 तक, फिर एक करेंगे 33 और 34 के लिए, 35 के लिए, एंड देन क्या इफेक्ट है उसके। ठीक है, वो लेक्चर। तो यानी कि एक लेक्चर इसके बाद और होगा अभी फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है। बिकॉज ऑफ हम बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं और वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इस वजह से क्या हो रहा है, पार्ट्स है वो ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 3 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। यानी कि मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध। अब देखो, समझने की बात क्या है कि इसमें वर्ड यूज किया गया है मानव दुर्व्यापार। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? मानव दुर्व्यापार का क्या समझते हैं आप इस वर्ड से? मानव दुर्व्यवहार का मतलब हो गया पुरुष, महिला या बच्चे। ठीक है, तीनों की बात हो रही है, पुरुष, महिला या बच्चे, वस्तु की तरह उनकी खरीद या बिक्री ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मनुष्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुष, महिला और बच्चे तीनों कैटेगरी होगी, यानी कि खरीद बिक्री ना हो वस्तु की तरह। निषेध है इस नियम के अनुसार। ठीक है। दूसरा, एक एक वर्ड है वैश्यावृत्ति। ठीक है, महिला और बच्चों के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, वैश्यावृत्ति किसकी? महिला और बच्चों।
ठीक है। दूसरा, इतिहास में हमने देखा होगा कॉन्सेप्ट देवदासी का, मंदिरों में लड़कियों को लड़का जाता है दासी के रूप में, ठीक है। चाहे हम बात कर ले दास। तो जब हम एक शब्द को डिफाइन कर रहे हैं कि मानव दुर्व्यापार क्या होता है, तो मानव दुर्व्यापार से क्या समझ सकते हैं कि पुरुष और महिला या बच्चे वस्तु की खरीद बिक्री ना होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, वैश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। यहाँ अनैतिक व्यवहार भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देवदासी को नहीं ऐड कर सकते। थर्ड पॉइंट, फोर्थ क्या है, दास को भी इसमें क्या किया गया है, मानव दुर्व्यापार में शामिल किया गया है। क्लियर। दूसरा इससे संबंधित पॉइंट और है, यह है नागरिकों एवं गैर नागरिक, नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। तो नागरिक एवं गैर नागरिक, गैर नागरिक इन द सेंस कि जो लीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं उनकी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं उनके लिए राइट्स नहीं है, राइट। दूसरा यह है राज्य, स्टेट और पर्सनल, व्यक्तिगत, व्यक्ति दोनों के ही अगेंस्ट है, के विरुद्ध उपलब्ध। तो यहां से पॉइंट निकल के क्या है हमारा, एक तो मानव व्यापार नहीं होना चाहिए, चार पॉइंट दिख गया आपको, नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है, ठीक। एक पॉइंट क्या है, राज्य और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत व्यक्ति के क्या ही दोनों के अगेंस्ट है, यानी कि कोई व्यक्ति पर्सनल व्यक्तिगत रूप में किसी को खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी के वैश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं दे सकता है व्यक्तिगत रूप में, स्टेट भी नहीं दे सकता और व्यक्ति भी नहीं दे सकता है, राइट। तो इसको रोकने के लिए क्या किया है संसद ने, इसको रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। जैसे कि बाल श्रम की बात करूं, उसको रोकने के लिए बनाया है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका अधिनियम 1970, ठीक है, समान परिश्रम अधिनियम 1976। तो ऐसे संसद ने ऐसे बहुत सारे नियम बनाए हैं जो अनुच्छेद 23 को लागू करते हैं और उसकी वैधता को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो संसद क्या करती है, ऐसे नियम कानून के माध्यम से ऐसे अधिकारों को लागू कराती है, ठीक। तो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो लागू हो जाते हैं खुद से, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो लागू नहीं होते हैं। तो संसद ऐसे अधिनियमों के माध्यम से उन अधिकारों को लागू कराती है। अब हमने बात की थी कि जब हम बात करेंगे डिटेल में तो हम कुछ अपवाद की भी बात करेंगे। तो आर्टिकल 23 है, अनुच्छेद 23 के अपवाद में क्या आएगा, जब हम बात करेंगे अपवाद, तो अपवाद में क्या आएगा, तो अनुच्छेद 23 राज्य को अनुमति देता है कि राज्य क्या करे, सामाजिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। जैसे कि अगर राज्य ये कह दे, सरकार ये कह दे कि सब भारत के सभी नागरिकों को सेना में सेवा देना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का अधिकार वायलेशन हो रहा है क्योंकि हमें सैलरी नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसमें बंधुआ मजदूरी को भी काउंट करते हैं। बंधुआ मजदूरी, बेगार जिसे कहते हैं, बेगार को भी बैन किया गया है आर्टिकल 23 में, बेगार को भी बैन किया गया है, बेगार भी निषिद्ध है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम सेना में सेवा क्यों दें क्योंकि हमें तो सैलरी नहीं मिल रही है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, सामाजिक उद्देश्य के लिए, कीवर्ड है सार्वजनिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य के लिए अगर राज्य ऐसी व्यवस्था करता है तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि अनुच्छेद 23 का वायलेशन नहीं होगा। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सैलरी चाहिए। अपवाद क्या है, सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य कह सकता है सेवा देने के लिए, ठीक है। लाइक सेना में, एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं सेना, ठीक है। और लेकिन इसमें भी क्लॉज क्या है, अपवाद में भी अगर आप समझें तो ऐसा नहीं है कि राज्य कोई विशेष धर्म या किसी जाति वाले लोगों को यह कहे कि आपको क्या करना है, सेवा देनी है। लेकिन यानी कि सिंपल मैनर में समझो, अगर स्टेट किसी को
किसी सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर ये कहता है कि आपको सेवा देनी है, तो आप सिंपल से राज्य, धर्म या जाति के आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि इसमें भी धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। यानी कि अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई काम कराना है, राज्य कुछ काम कराना चाहता है, ठीक है, तो धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सिंपल। चलो नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा स्लाइड में क्या दे रखा है, स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। सेम जो चीज मैंने आपको बताई सेम स्लाइड में आपको देखने को मिलती है, राइट। तो आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस द प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। वेयर लॉफुल इम्प्रिजनमेंट हैज बीन इम्पोज्ड, इट एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोट्स ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है और ह्यूमनिटी को प्रमोट करता है। टू द स्ट्रेंथन दिस प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट इनेक्टेड लॉज बाउंडेड लेबर एक्ट, जो मैंने बहुत सारे अधिनियम अभी आपको बताए थे, उनमें से यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 24। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की, आर्टिकल 24 बात करता है कि जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हार्मफुल इंडस्ट्री होती हैं, खतरनाक होती हैं, उनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या है, रोजगार नहीं देना है। ठीक है, यानी कारखानों में अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक। और एज कितना होना चाहिए, 6 से 14। यानी कि अनुच्छेद 34 ये बात करता है 24 की कारखानों में 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को रोजगार में आपको संलिप्त नहीं करना है। ठीक है, कारखाने कैसे होने चाहिए, संकट वाले कारखाने नहीं होने चाहिए, संकट जिसमें क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कोई फैक्ट्री है, कोई खान है, ठीक है, कोई भी जैसे कोई समझ सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया कोई, ठीक है, रेलवे का कोई काम हो गया, तो उसमें क्या होगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या होगा, अलाउ नहीं होगा टू वर्क, यानी काम करने के लिए उनको अलाउ नहीं करेंगे। राइट। सो जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन देता हूँ ठीक है, रेलवे हो गया। तो ऐसे में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको रोजगार में नहीं किया जाएगा। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद। इसका अपवाद यह है कि अगर जो काम है वो निर्दोष है, निर्दोष कारण कि कोई हो गया कि चाय के बर्तन धोने हो गए, है ना, चाय वाला का हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा हो गया वेटर का हो गया जहां पे रिस्क नहीं है, अगर ऐसा कोई काम है तो वहां पे बच्चे रोजगार में संलिप्त हो सकते हैं, बच्चों को क्या किया है, अलाउ किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल 24 को समझने के लिए दो चीज समझ सकते हैं। पहला कि काम कैसा है, काम अगर रिस्क वाला है तो हम बच्चों को ऐड नहीं कर सकते, बच्चों को एम्प्लॉय के रूप में नहीं रख सकते हैं। अदरवाइज क्या है, जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम है, जैसे कि बाल श्रम अधिनियम 1986, ठीक है, बाल नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, ऐसे बहुत सारे संसद ने अधिनियम बनाए हुए हैं, उनके द्वारा आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है अगर आप ऐसे आर्टिकल 24 का वायलेशन करते हैं तो। राइट, ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज है, सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में कहा था कि बच्चों के श्रम को जो है उसके पुनर्वास के लिए, जो बाल श्रम है उसके पुनर्वास के लिए एक कोष की स्थापना की जाए। उससे क्या होगा, उससे होगा कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य है ना, पोषण, इन सब में सुधार होगा। तो एक बाल श्रम कोष की बात कही थी सर्वोच्च न्यायालय ने। इससे क्या होगा, बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी, डिवीजन ऑफ वर्क। काम अगर दोषपूर्ण है, यानी कि काम में अगर रिस्क है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ऑन द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट
किसके प्रोविजन में बात कर रहा है? ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। इन कहाँ पे? फैक्ट्रीज एंड हैजार्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो खतरनाक संकट वाली, जो रिस्क वाली जो इंडस्ट्रीज है वहां पे मना किया गया है बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के रूप में, ठीक है। और बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? बिलो 14, ठीक है, राइट। तो दिस प्रोविजन इज एम टू द प्रोटेक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड एंश्योरिंग देयर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की हमने बात की थी आर्टिकल 21A, ठीक है। सो उसके प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नियम है, देखो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो मैंने आपको भी बताया बहुत सारे, जैसे कि और ये हो गया बाल योजना अधिनियम हो गया, खारखाना अधिनियम हो गया, खान अधिनियम हो गया ना। तो ये बहुत सारे ऐसे अधिनियम है जिनके थ्रू कार्रवाई आपके अगेंस्ट की जा सकती है अगर आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे को एज ए एम्प्लॉय अपने यहाँ रखते हैं और आपका जो वर्क है वो कंस्ट्रक्शन का है या फिर आपकी हैजार्ड इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन। तो राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो जब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो ये दिया है 25 से 28 के बीच में। तो आर्टिकल कितना हो गया? 25 से 28। एक मिनट, तो 25 से 28 के बीच के जो आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड किससे हैं? राइट टू रिलीजन, धर्म से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। सबसे पहले हम लिखेंगे आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 बात करता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की और आचरण करने की, प्रचार करने की। तो हम बात करते हैं, हमें 4 वर्ड देखे, अबाध रूप से मानना, पहला वर्ड था। दूसरा वर्ड था हमारा धर्म की अब धर्म का अबाध रूप से मानना, ये आचरण करना है, ये आचरण है और ये अबाध रूप से मानना, धर्म को मानना। थर्ड है हमारा प्रचार करना, और फोर्थ पॉइंट है हमारा आचरण करना। ठीक है, थोड़े ऊपर नीचे हो गए। तो एग्जैक्ट क्लॉज है हमारा कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म को अबाध रूप से मानना, थर्ड पॉइंट है हमारा आचरण करना, प्रचार प्रसार करना। तो जब हम बात करते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये जी आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। जो पहले पॉइंट लिखा था वो दूसरे पॉइंट में ही आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इससे आप क्या समझते हैं? अंतःकरण का मतलब होता है कि आप अपने भगवान को, अपना जो भी इष्ट है उसका रिश्ता और आपका रिश्ता आप जिस भी ढंग में चाहें, जिस भी रूप में चाहें उसमें उससे बना सकें, इस बात की स्वतंत्रता आपको मिले। तो ये होता है अंतःकरण, यानी कि अपने इष्ट, अपने देवता, अपने भगवान के प्रति आपका क्या संबंध है, किस रूप में आप उसको मानते हैं, ठीक है, किस रूप में आप उनकी पूजा करते हैं, वो सब क्या है, वो आपकी आस्था का विषय है, आपके आचरण का विषय है, आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता का विषय है। तो ये डिसाइड करता है कौन? आर्टिकल 25। वही मैं बात करूं धर्म को अबाध रूप से मानना, ठीक है, धर्म को मानना अबाध रूप से, यानी कि जब आप अपने धर्म के विश्वास की बात करते हैं, अपनी आस्था की बात करते हैं, तो आपको अपना धर्म सार्वजनिक रूप से आप अपने धर्म का क्या कर सकें, मान सकें, सार्वजनिक रूप से अपने धर्म, अपनी आस्था को बता सकें बिना किसी डर के, यानी कि आपकी आस्था किस इष्ट में है आप ये सार्वजनिक रूप से डिस्कोर्स कर सकें, दिखा सकें। इस बात की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 25 हमें देता है। वही थर्ड पॉइंट बात करूं, प्रचार करना। प्रचार करने का मतलब क्या है? कि अपने धर्म की जो क्वालिटीज है, गुण है ना, जो क्वालिटीज है उनका आप प्रचार कर सकें, आप दूसरों को बता सकें, है ना।
अपने धर्म का क्या कर सके, फैला सकें, फैलाव कर सकें, अपनी आस्थाओं को बता सकें दूसरे लोगों को। तो वो कौन देता है, वो देता है हमें प्रचार करना, आर्टिकल 25। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म का जबरन किसी पे थोप दें, थोपें उसको, प्रचार करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं जबरन धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, तो वो आर्टिकल 25 का पार्ट नहीं है। 25 सिर्फ कहता है कि अपने धर्म का आप शांतिपूर्ण प्रचार कर सकते हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर सकते हैं, अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति उसका सम्मान, अपने रूप और उसका क्या रूप में आपके साथ रिश्ता है, किस कैसा रिश्ता है, उसको आप सार्वजनिक रूप से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, स्वतंत्र से बता सकते हैं, बिना डर के उसका क्या कर सकते हैं, घोषणा भी कर सकते हैं कि मैं उस इष्ट को मानता हूं, उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं और इस तरह से मैं पूजा पाठ करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है आचरण का, यानी कि जो क्या हो गया, जो किसी भी धर्म की क्या होता है, कुछ परंपराएं होती हैं, है ना, धार्मिक पूजा का तरीका होता है ना, कोई क्या होता है, क्या कहते हैं, समारोह होते हैं। तो अपने धर्म में अपने धर्म की पूजा करना, परंपरा को बनाना, समारोह करना, है ना, उन चीजों को क्या है, उन चीजों को लेके भी स्वतंत्रता मिलना भी क्या है, आर्टिकल 25 का पार्ट है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि अपने धर्म, अपने इष्ट देवताओं के प्रति, अपने भगवान के प्रति आप किस रूप में उसको जानते हैं, किस रूप में अपना रिश्ता रख रहे हैं, इस बात को क्या है, इस बात की आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी तरीके से उसकी घोषणा कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा कि जो आपका रिश्ता है, जो आपका धर्म के प्रति सम्मान है, अपना जो विश्वास है, जो आस्था है ना, उसको भी आप सार्वजनिक कर सकते हैं बिना किसी डर के। इस बात की भी आपको क्या है, स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। वही हम बात करें प्रचार प्रसार की लेके, तो आप अपने धर्म से रिलेटेड आस्था का जो भी आस्था है, जो भी प्रचार प्रसार चीजें हैं, उनको कर सकते हैं, बशर्ते उसमें जो जबरन धर्म परिवर्तन की बात आती है तो उसको आर्टिकल 25 में शामिल नहीं किया जाता है। सिंपल, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड सेकंड चीज क्या है, ये आर्टिकल भी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। मैं फिर से बता दूं कि यहां पे सिर्फ उनकी बात हो रही जो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ यहां पे, गैर नागरिक का मतलब डॉक्यूमेंटेड है लेकिन उनके पास नागरिकता भारत की नहीं है। ठीक, क्लियर। देख लेते हैं स्लाइड के द्वारा, स्लाइड में क्या दे रखा है। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट स्टेट्स दैट, देखो आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। उसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है वो हम बता चुके हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन, यानी कि आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपेगेट कर सकते हैं। दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरल एंड हेल्थ। हमने पहले भी बात की है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तो फंडामेंटल राइट्स में आपको लीगल रेस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो आपको कुछ भी करने का लाइसेंस आपको दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। सिंपल, सो क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। द स्टेट मे बी रेगुलेट्स और रेस्ट्रिक्ट सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द रीजन प्रैक्टिस। स्टेट क्या कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है फॉर सोशल वेलफेयर सच एज द मैनेजिंग लीगल इंस्टीट्यूशन एंश्योरिंग द इक्वलिटी। जैसे धर्म से रिलेटेड कोई क्या है, कोई संस्थान है ना, तो क्या स्टेट क्या कर सकता है, उसको रेगुलेट भी कर सकता है। यानी कि राज्य को क्या है, अनुमति है कि अगर कोई भी संस्था है जो धार्मिक आचरण से जुड़ी हुई है, उसकी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अन्य जो क्रियाएं हैं उनको स्टेट रेगुलेट कर सकता है, विनियमित कर सकता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। ठीक है, द आर्टिकल क्रूशियली सेफगार्ड फॉर द रिलीजियस डाइवर्सिटी व्हाइल द एंश्योरिंग सोशल हार्मोनी। आर्टिकल 25 जहां धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है वहीं सामाजिक हार्मोनी की बात भी करता है। बस सिंपल सी ये बात कही गई है। दूसरा एक और सिंपल फैक्ट है कि कृपाल धारण करना, जो कृपाल होती है, सरदार जो धारण करते हैं, कृपाल धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म मानने वालों के लिए क्या है, वो उनके धर्म का एक हिस्सा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म में कौन कौन से आते हैं, सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध को हिंदू धर्म में सम्मिलित किया जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। यह आप अभी तक क्लियर हो, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस था नहीं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 की हम बात करें तो अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हमने बात की धर्म से रिलेटेड जो भी आर्टिकल थे 25 से 28 तक थे, तो 25 में क्या था, अंत्यकरण का हो गया, 26 आ गया हमारा
किसकी बात कर रहा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि अगर धार्मिक कार्यों से रिलेटेड कोई संस्था है, उसके प्रबंध से रिलेटेड जो भी क्या है, उसके लिए भी आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। धार्मिक कार्यों के लिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। संस्थानों लिख देते हैं, संस्थानों प्रबंधन आर्टिकल 26। तो धार्मिक कार्यों से रिलेटेड अगर कोई संस्थान है तो उनसे रिलेटेड कोई भी संस्थान को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कोई कोई संप्रदाय है, कोई है, उसने क्या किया कि एक संस्थान है, उसको एस्टेब्लिश किया, तो उसको क्या मिलेंगे? कुछ राइट मिलते हैं ना। जैसे कि आपने एक स्थापना कर ली, तो उसमें क्या है, कोई एक्टिविटी आपको करानी है, तो आपके राइट्स हैं, ठीक है। उसकी जो अगर आपने एस्टेब्लिश किया है, अपने आप उसने आपने उसको स्थापित किया है, तो आप वित्त पोषण कौन करेगा? आपका अधिकार है। प्रबंधन कौन करेगा? आप ही करेंगे ना, ठीक है। और उसके लिए कोई संपत्ति आपको अर्जन करनी है या फिर किसी को स्वामित्व, आपके पास जो अथॉरिटी है किसी को आप सौंप सकते हैं, क्योंकि वो आपकी क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही धर्म से रिलेटेड जो अगर कोई धर्म से रिलेटेड कोई संस्थान स्थापित की जाती है, तो उस संप्रदाय का उस पर अधिकार होता है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है, उसको स्थापित किया गया है ना, तो उससे संबंधित जो एक्टिविटीज होंगी उस पर अधिकार किसका होगा? उस संप्रदाय का होगा, ठीक है। प्रबंधन कौन करेगा? वही संप्रदाय का जिसने एस्टेब्लिश किया है। दूसरा, अगर उससे संबंधित कोई चीज है तो वही देखेंगे, राइट। सो आर्टिकल 26 इसकी बात करता है प्रबंधन की, ठीक है। कोई भी संस्थान है, अगर कोई संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय उसको एस्टेब्लिश करता है, तो उसका मैनेजमेंट उनके हाथों में रहेगा। कोई एक्टिविटी करानी है तो वही कराएंगे, पोषण का देखना है तो उनको देखना है ना। और कोई संपत्ति अर्जित करनी है, जैसे दान लेके कुछ बहुत दान इकट्ठा हो गया, कुछ लेना तो ले लिया, ठीक है, तो वो भी जी पाएगा, उनका अधिकार रहेगा। अथॉरिटी के पास उसके पास ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मनमाना कुछ भी करने का अधिकार मिल गया। मैं फिर से कह रहा हूं, मौलिक अधिकार मनमाना करने का अधिकार लाइसेंस नहीं है। जब भी मौलिक अधिकार की बात होती है तो क्या होता है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट है कि जब आपकी नाक किसी दूसरे क्षेत्र में दूसरे के क्षेत्र में जाती है तो आपकी स्वतंत्रता वहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो बात तो यहाँ पे हो गया हमारा आर्टिकल 26 क्लियर। अब देखो दो चीजें हैं, अभी हमने 25 पढ़ा, आर्टिकल 25 धर्म से रिलेटेड, आर्टिकल 26 ये भी धर्म से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 25 किसकी बात कर रहा है? व्यक्तिगत रूप में बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा था, वो व्यक्तिगत बात कर रहा था, समझ में नहीं आया? एक व्यक्ति अपने धर्म के लिए क्या कर सकता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, आचरण करने का, आवाज मानने का, प्रचार प्रसार करने का, ठीक है। लेकिन जब आर्टिकल 26 की बात हो रही है तो क्या बात हो रही है? धार्मिक संप्रदाय यानी कि ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है, ये समूह की बात हो रही है, धार्मिक संप्रदाय की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे धार्मिक संप्रदाय की बात हो रही है। अब मुझे बताइए धार्मिक संप्रदाय किसे कहेंगे? एक सिंपल सी बात, धार्मिक संप्रदाय क्या होता है? पहले तो ग्रुप होना चाहिए व्यक्तियों का, ठीक है, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। दूसरा, उसका क्या होना चाहिए? एक सामान्य संगठन होना चाहिए और एक स्पेशल उसका नाम होना चाहिए। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि धार्मिक संप्रदाय क्या होगा, यानी कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उनका एक संगठन होना चाहिए, बिल्कुल जी ठीक है जी। थर्ड, उनका एक स्पेशल नाम होना चाहिए, विशेष नाम होना चाहिए। ये किसमें कहा था? ये कहा था हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसी जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संप्रदाय को एग्जाम्पल, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा साफ लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन धार्मिक संप्रदाय है। वहीं अरविंदो सोसाइटी मिशन
अरबिंदो सोसाइटी, धार्मिक संप्रदाय नहीं माना। ठीक है, तो आर्टिकल 26 इज क्लियर नाउ। तो पढ़ते हैं, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ मैनेज। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मैनेज की बात की है, मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धर्म से रिलेटेड कोई भी जो भी अफेयर्स होंगे उनको मैनेज करने की यहाँ पे बात की गई है। एस्टेब्लिश एंड मेंटेन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन द अकॉर्डिंग विद द लॉ। जो बताने वाला था बात ये थी कि जब रेस्ट्रिक्शन की बात होगी तो देश के कानूनों के हिसाब से व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक संस्था बना दी और आप एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। विधि के द्वारा ही स्थापित जो नियम है सबके लिए लागू, वो इन पे भी लागू होंगे। मतलब आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, लेकिन जो और संस्थाओं पर लागू होते हैं वो नियम आपकी संस्था में भी लागू होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 27, यानी कि जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की, तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर के आप पर कर नहीं लगाया जाएगा। मतलब आपको कर देने से स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि आपसे स्टेट ये कहे कि आपको 2% टैक्स देना है, कल से 10% टैक्स लगेगा, आपकी सैलरी का 2% लगेगा। क्यों लगेगा? कि हिंदू टैक्स है। क्यों? कि हिंदुओं को सुरक्षा देनी है। ऐसा सरकार नहीं कह सकती है, क्योंकि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 27 में दिया हुआ है। क्लियर? तो सिंपल समझ एग्जाम्पल से कि स्टेट कभी भी धर्म को, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कोई भी कर अप्लाई नहीं कर सकता है। सिंपल। दूसरा, एक चीज समझिए, कर और शुल्क दो अलग अलग चीजें हैं। शुल्क लिया जाता है आपको कुछ सुविधा देने के लिए, ठीक है, तो सरकार शुल्क ले सकती है, टैक्स नहीं लेगी। राइट? तो शुल्क लेगी क्यों? जैसे कि आपको जाना है वैष्णो देवी, तो वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पर जो व्यवस्थाएं वो कहां से आ रही है? वहां पर जो आपसे टैक्स शुल्क लिया जाता है, एंट्री फीस हो गई, है ना, कि यहाँ पे ये इसके लिए इसमें पैसे दे दो, इसके लिए क्या, तो क्या है, वो जो वहाँ पे पर्सन है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या कर रहा है, आपके लिए व्यवस्थाएं कर रहा है। तो वो क्या लिया जा रहा है? शुल्क लिया जा रहा है, वो टैक्स नहीं है। ठीक है? ऐसे आप कहीं भी संस्था जाओगे, कहीं भी आप जाओगे दर्शन करने, कहीं भी आप ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाओगे, तो वहां पे आपसे शुल्क लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? आपको सुविधाएं देने के लिए। ठीक है? ऐसा नहीं होगा सरकार स्टेट ये कह दे आपसे कि आपको, आपसे कल से 2% टैक्स लगेगा, हिंदू टैक्स। हाँ, हिंदुओं को सुरक्षा देनी है। तो आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट इंडिविजुअल आर नॉट कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस एनी पर्टिकुलर रिलीजन। राइट? जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सिंपल तरीके से। नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्सेस हुज प्रोसीड आर द यूज्ड टू फंड रिलीजियस एक्टिविटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है? सिंपल है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 हमने अभी हम बात कर रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है? 25-28 तक की हम बात कर रहे हैं और हमारा आर्टिकल नंबर 28 है ये। ठीक है? तो ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जहां पर धर्म से रिलेटेड क्या है, कोई शिक्षा मिल रही है, तो ये आपका अधिकार है कि आप उसमें उपस्थित ना हो। ठीक है? दूसरा, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, सपोज करो आप पढ़ रहे हैं और आपसे बोला जाए कि आप फिर बोलिए, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल करो, कोई स्कूल है वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और कोई मुस्लिम लड़का है, ठीक है, अब वो एडल्ट है, मतलब 18 साल की एज है, तो उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए सिंपल मैनर में। अगर वो उस संस्था का पाठ है तो हमें, हमारा दायित्व है, आर्टिकल 28 ये कहता है कि उसे पहले उसकी अनुमति लेनी होगी, हमें उससे उसकी अनुमति जरूरत है। यानी कि उससे पूछा जाएगा कि आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है, अगर वो हिस्सा नहीं लेना चाहे तो नहीं भी ले सकता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ठीक है? दूसरा, अगर बच्चा अल्पवयस्क है, यानी कि जो कैंडिडेट है वो 18 साल से कम की उम्र का है, तो किसकी सहमति लगेगी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए? मतलब हनुमान चालीसा इज द एग्जाम्पल, है ना, तो उसके जो गार्डियन होंगे उनकी सहमति आवश्यक होती है। ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 28।
आर्टिकल 28 क्या कहता है कि राज्य निधि से, यानी कि स्टेट है, स्टेट ने फाइनेंस करके कोई संस्था बनाई, ठीक है, तो उस संस्था में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी, ठीक है। यानी कि स्टेट की, अगर स्टेट ने कोई सरकारी संस्थान है, वहां पे धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं देगी, सिंपल बात, ठीक है, सरकारी चीज है, धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा वहां पे नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर स्टेट ने फाइनेंस तो किया है और वो किसी धार्मिक संप्रदाय ने, यानी कि कोई कह सकते हैं माइनॉरिटी स्टेटस वाले पीपल ने, ग्रुप ने उसको एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, तो क्या वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं देगी? वहां पे ये लागू नहीं होता है, मतलब वहां पे शिक्षा दे सकते हैं क्योंकि वो उनका धार्मिक संप्रदाय जुड़ा हुआ है। वहां पे क्या आ जाएगा? आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? 20, बताइए, अफेयर्स वाला बताइए सर। वहां पे आ जाएगा आर्टिकल 26। बी अटेंटिव भाई, बी अटेंटिव, अगर अटेंटिव नहीं हो तो निकल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आ जाएगा आर्टिकल 26, तो 28 चला जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझो। कोई संस्थान है, राज्य से मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है, और निधि प्राप्त करनी है उसे, मतलब पैसा उसको लेना है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें उपस्थित जो लोग हैं, अगर उसमें उपस्थित लोग हैं उनको धार्मिक एक्टिविटी में शामिल होने के लिए सहमति, वो मतलब स्वतंत्र है, ठीक है। सिंपल बात, राज्य से मान्यता ले रखा कोई इंस्टीट्यूशन है, स्टेट से उनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और निधि भी प्राप्त है, तो वहां पे वही वाली हो गई ना कि सरकारी ऑफिस हो गए, सरकारी संस्थान होगी, तो वहां पे धर्म की बात नहीं होगी। अगर हो रही है तो क्या होगा? जो वहां पे जो वयस्क है उसकी सहमति की आवश्यकता, वो स्वतंत्र है, उसका हिस्सा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है। अगर अल्पवयस्क है तो क्या होगा कि उसके गार्डियन की सहमति, कंसेंट लगेगा, सहमति होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, एक चीज और समझने की बात है कि अगर हम बात करें संस्थानों के प्रकार की, कि संस्थान कितने प्रकार की हो सकती है और कहाँ कहाँ पे धार्मिक शिक्षा अलाउ हो सकती है और कहाँ कहाँ पे धार्मिक शिक्षा अलाउ नहीं हो सकती है। तो हम बात करें धार्मिक संस्थाएं, तो 4 प्रकार की संस्था की हम बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे इन संस्थानों में किस तरीके से धार्मिक शिक्षा का प्रसार होगा। तो जो फर्स्ट नंबर के संस्थान है, फर्स्ट नंबर, ऐसी संस्थान जिनका रखरखाव पूरी तरह राज्य करता है, पूरी तरह। तो वहां पे जाहिर सी बात है कि स्टेट कोई धर्म को प्रमोट नहीं करता है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो किसी भी धर्म का प्रमोशन नहीं करेंगे, तो क्या रहेगा यहाँ पे जो धार्मिक लेक्चर रहेंगे, धार्मिक बिल्कुल गतिविधि क्या रहेंगी? प्रतिबंधित रहेंगी, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित, क्योंकि ये क्या है? पूरी तरीके से स्टेट के कंट्रोल में है। वही अगर बात करो दूसरी ऐसी संस्थान जिनका स्थापना तो कर रहा है न्यास, लेकिन प्रशासनिक गतिविधि कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों स्थापना किसने की है? न्यास ने की है, ग्रुप ने की है। तो यहाँ पे क्या है? धार्मिक शिक्षा की अनुमति आपको मिलेगी, क्योंकि किसी एक धर्म विशेष ने यहाँ पे उस संस्थान की स्थापना की है। कुछ गड़बड़ियों के चलते स्टेट क्या कर रहा है? वहां पे प्रशासनिक न्यास के रूप में, प्रशासनिक हेड के रूप में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? धार्मिक गतिविधि आपको अलाउ मिलेंगे, धार्मिक गतिविधि की अनुमति होती है, धार्मिक गतिविधि की अनुमति है। थर्ड बात करते हैं, ऐसा जहां पे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, ठीक है। फोर्थ, राज्य द्वारा वित्त प्राप्त है। तो इन दोनों में सुरक्षा के आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है, क्योंकि ये जो संस्थान है इनमें ये ज्यादातर देखा जाता है पर्सनल रूप में, व्यक्तिगत रूप में इनको स्थापित किया जाता है। तो व्यक्तिगत रूप में स्थापित होंगी तो वहां पे क्या होगा? धार्मिक शिक्षा क्या होगी? स्वैच्छिक आधार पर रहेगी, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो स्वैच्छिक आधार पर मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहीं आपको मिलेगा, कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस द फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड एनी इंस्टीट्यूशनल होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। जो स्टेट फंड से आउटलेट होगी वहां पर क्या है?
क्या होगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। हाउएवर दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट दैट द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट। यानी कि ये बात कर रहा है थर्ड वाला पॉइंट जो हमारा आया था कि दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू इंस्ट्रक्शन दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड बाय द एंडाउमेंट और ट्रस्ट रिक्वायर्ड टू रिलीजियस टेम्पल। ये थर्ड की नहीं, 2 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 की बात कर रहा है। पॉइंट 2 आप याद रख सकते हैं। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट फंड कैन कंपेल टू द पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप अगेंस्ट देयर विल। यानी कि किसी व्यक्ति को अपने जो धर्म है उसकी स्वतंत्रता को मानते हुए, ऐसा नहीं है कि आप किसी संस्था का पार्ट हैं, किसी संस्था में आप पढ़ रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट है जहां आप पढ़ रहे हैं और वहां पर कोई धर्म से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, तो आपको अपना चॉइस चुनने का अधिकार रहेगा। आप चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नो पर्सन विल अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दिस आर्टिकल रेनफोर्स द इंडियन कमिटमेंट टू द सेक्युलरिज्म व्हाइल द रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ द बिलीफ। ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 28, यह काम क्या महत्व है इसका, यानी कि ये भारत क्या दिखा रहा है, ये भारत के सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है और दिखा रहा है कि हम व्यक्तिगत रूप में भी कितने अधिकार आपको दे रहे हैं। फ्रीडम ऑफ बिलीफ का भी सेंस क्रिएट करता है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देख लेते हैं, ठीक है। सो पहले बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की, तो आपको दिखा रहा है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है। अभी हमने बात कर ली धर्म से रिलेटेड बात हमने, अब हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल में करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं इंडिया, तो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को ये जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक, तो हम समझ सकते हैं बोली के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, संस्कृति के को लेकर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको सुरक्षित करने के लिए क्या दिया गया है, आर्टिकल 29 हमें दिखाई देता है, राइट। तो इसमें क्या दिया हुआ है भाई आर्टिकल 29 में, तो किसी भी कोई नागरिक है जो राज्य के अंदर आने वाली संस्थान है या उससे सहायता प्राप्त करने में धर्म, जाति, ठीक है, या भाषा के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता। यानी कि आर्टिकल 29 बात करता है नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की बात करता है जब हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं। यानी कि अब केवल क्राइटेरिया क्या है, अल्पसंख्यक, ठीक है, ठीक है। धर्म के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर बात कर ली 25 से 28। अब हम और जो क्राइटेरिया हो सकता है उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति, इनके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता है, ठीक है। तो ये बात करता है ग्रुप के प्रोटेक्शन की बात करता है, ग्रुप के रक्षा की बात करता है। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा पॉइंट। तो हमने बात की आर्टिकल 29, है ना। अल्पसंख्यक बताया मैंने, 2 धर्म के आधार पर हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, है ना। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 29 है ना, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की ही बात नहीं करता है, उसमें बहुसंख्यक भी आते हैं। यानी कि अनुच्छेद 29 सिर्फ आप जब हम पढ़ते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड दिखता है, संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द लिखा हुआ नहीं है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 29 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी है, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। कि पता था क्या है कि भाषा, बोली, जब के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 29, बहुत सिंपल, राइट। और एक और डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये है कि भाषा, अगर मैं अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मूवमेंट करता हूं, आंदोलन कर रहे हैं शांति रूप, तो वो भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है अनुच्छेद 29, सही, क्लियर। तो आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटीज एंड बहुसंख्यक दोनों के लिए अप्लाई होता है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट की बात करता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर हैज द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी कि अपनी भाषा, स्क्रिप्ट, कल्चर, इन सबको
क्या कर सकता है, वो कंजर्व कर सकता है, कंजर्व करने का उसे अधिकार है, और उसकी भाषा के आधार पर उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। ये तो बात हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा आर्टिकल क्या करो, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू द एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट स्टेट फंड ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज ऑफ देम। यानी कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी भाषा संस्कृति को प्रोटेक्ट करे, कल्चर को प्रोटेक्ट करे। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है कि उसको उसका डिस्क्रिमिनेशन इस बात पे नहीं होना चाहिए कि वो फलान जाति से आता है या फलान भाषा को बोलता है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 की बात करें हम, तो जैसे कि हमने बात की धर्म से रिलेटेड, तो ऐसे ही अल्पसंख्यकों से रिलेटेड भी संस्थान है, उनका प्रशासन है, उनकी स्थापना करना, उनको प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित संस्थानों का डेवलपमेंट देखा, उनसे रिलेटेड क्या देखा कि वो प्रशासन करने का उनको अधिकार है, स्थापना करने का भी अधिकार है, उनके अफेयर्स मैनेज करने का उनको राइट्स हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, तो अल्पसंख्यकों के लिए हमारे पास कौन सा राइट्स है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 30, ठीक है। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, प्रशासन करना, ठीक है, अपने वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ये किसमें आता है, ये आता है आर्टिकल 30। जब हम फिर से बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक का सिंपल मीन धार्मिक और भाषा दोनों पे हम मान के चलते हैं। ऐसा नहीं सिंपल आप सिर्फ नहीं मानेंगे कि सिर्फ अल्पसंख्यक यानी धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक होते हैं, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है। तो इनको अधिकार देने के लिए बात करता है अनुच्छेद 30 बात करता है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग है और उन्होंने क्या किया, वो अपने ही कोई संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य जब आर्थिक सहायता, जब फाइनेंशियल हेल्प करने की बात आए, ग्रांट देने की बात आए, तो वो अल्पसंख्यक को डिस्क्रिमिनेट करे कि इस संस्थान को पैसे कम दिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये उस धर्म से रिलेटेड है, यानी कि उस कल्चर से रिलेटेड है, उस अल्पसंख्यक की संस्थान है। मुस्लिम एग्जाम्पल रूप में समझ लो, कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान है, ठीक है, और वो स्टेट के पास गए कि हमें सर ग्रांट दे दीजिए, तो स्टेट ये नहीं कह सकता कि आप इस अल्पसंख्यक से रिलेटेड हैं इसलिए आपको ग्रांट नहीं दी जाएगी, तो ऐसा स्टेट नहीं कह सकता है, राइट। तो यही समझाना चाह रहा था मैं, ठीक। फिर से एक बात सुप्रीम कोर्ट में मैंने पहले बताई थी कि अल्पसंख्यक, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, सेक्रेटरी बात ऐसे बोल देता हूँ, सेक्रेटरी ऑफ मलकनरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अल्पसंख्यक यानी कि धार्मिक भाषाई क्षेत्र जो पीपल हैं, धार्मिक और भाषा दोनों वाले अल्पसंख्यक, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको जो चीज़ दी जा रही है वो सिर्फ समानता स्थापित करने के लिए दी जा रही है, यानी कि आपको इक्वल लाना है, आपको समान दर्जे पर लाना है, इसलिए आपको ऐसे राइट्स दिए जा रहे हैं। इनका एक कतई मतलब नहीं है कि आपको किसी से आगे पहुंचाया जाए, ठीक है, सिर्फ आप समानता प्राप्त कर लें, आप समान हो जाएं, इसलिए आपको ये दिया जा रहा है, जो राइट्स दिए जा रहे हैं, राइट। जैसे आर्टिकल 30 की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर समझ में आ रहा है कि माइनॉरिटीज को क्या करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। सभी माइनॉरिटीज अपनी पसंद से क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड, यानी कि स्टेट क्या एड देने के समय ऑन द बेसिस ऑफ मैनेज बाई माइनॉरिटीज, इसके आप जो इंस्टीट्यूट है वो माइनॉरिटीज के द्वारा मैनेज किया जाता है, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट, राइट। तो ये बात हमने डिस्कस की अभी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 31। आर्टिकल 31, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इनिशियली प्रोवाइडेड द राइट टू प्रॉपर्टी was later removed as a fundamental right by the 44th Amendment Act 1970. It is now legal right under the Article 30A of the Constitution. देखो, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 31 के, तो ये था राइट टू प्रॉपर्टी 19(1)(f) के साथ,
ठीक है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, पहले मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे अधिकार जिनमें सेम चीज आपको वापस दी जाती है वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। सेम चीज, लेकिन जो चीज आपकी बर्बाद हुई है वही चीज आपको वापस मिलेगी, क्षतिपूर्ति की बात नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं लीगल राइट, विधिक अधिकार की, तो उसमें आपको क्षतिपूर्ति दी जाती है, कंपनसेशन आपको दिया जाता है, मुआवजा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी था जो मौलिक अधिकार था उसको बना दिया लीगल राइट। ठीक है, यानी कि अब आप अगर संपत्ति के अधिकार का वायलेशन हो सकता है तो अब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। सिंपल। दूसरा, अगर आपके अब राइट टू संपत्ति आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और सेम चीज मुझे चाहिए। ठीक, तो ये चेंजेस हुए इसके। अब राइट टू प्रॉपर्टी है लीगल राइट, आर्टिकल 300A। ठीक है, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचार। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह संविधान की मूल विशेषता कोर है कि अगर हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार हैं और उन मौलिक अधिकारों को लागू करने का ही हमारे पास सिस्टम नहीं है कोई, तो क्या वो बेमानी नहीं हो जाएंगे कि क्या मौलिक अधिकार, जब हमारे पास उनको लागू करने का सिस्टम ही नहीं है तो कोई, ठीक है, कोई तंत्र ही नहीं है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार ही खुद एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 32 में वो प्रोसेस है जिसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इफ द फंडामेंटल राइट योर फंडामेंटल हैड वायलेटेड। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है ये है आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का संरक्षण ही खुद में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसमें मौलिक अधिकार हम बात करते हैं आर्टिकल 32। इसमें जब आप 32 की बात करेंगे 4 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22(6). तो ये रिलेटेड है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से और ये रिलेटेड है हाई कोर्ट से। ठीक है, तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 प्राइमरीली मौलिक अधिकार के लिए है, जबकि आर्टिकल 226 लीगल अधिकार यानी कि विधिक अधिकारों से संबंधित भी डील करता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। रिट क्या होते हैं, रिट एक विशेष अधिकार होता है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। पहले वहां के राजा रिट जारी किया करते थे। ठीक है, इन्हें न्याय का झरना भी बोलते हैं, तो लिख लो कहीं पे रिट, इनको न्याय का झरना बोलते हैं, न्याय का झरना बोलते हैं। राजा द्वारा जारी किए जाते थे। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार। ये विशेष अधिकार होते, तो न्यायालय द्वारा अब क्या हो रहा है, अभी अभी न्यायालय द्वारा ये लागू किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिलेटेड। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित ही रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल से मौलिक अधिकार से रिलेटेड ही कर सकता है, जबकि जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स से संबंधित भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि जब हम बात करते हैं रिट जारी करना, तो हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स का जो दायरा है उसका दायरा ज्यादा बड़ा है कंपेयरली सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करेगा तो व्यक्ति, ठीक है, या फिर सरकार, व्यक्ति पूरे भारत में प्लस सरकार। ठीक है, व्यक्ति सरकार, यानी कि इसका दायरा कितना है, कोई व्यक्ति पूरे भारत का और सरकार कोई भी सबके अगेंस्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट की, हाई कोर्ट की, तो ये बात करता है स्टेट से रिलेटेड, राज्य प्लस राज्य सरकार।
क्लियर? यानी कि अगर क्षेत्र के रूप में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र हमें अधिकतम बड़ा दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, और हाई कोर्ट का क्षेत्र थोड़ा छोटा दिखता है इसमें। ठीक है। वही अगर बात करें अनुच्छेद 32, जो आर्टिकल 32 है, अगर मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है कोई और वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है, मूलत तो वो उसका मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार की जाएगा तो ये प्राइमरी क्षेत्र होता है सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका को खारिज नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये इसके लिए मैंडेटरी है सुनना। वही अगर बात करें आर्टिकल 226, ये क्या है इसके लिए विवेकाधीन, ये रिजेक्ट कर सकते हैं साहब। ठीक है, तो हमने दोनों चीज देखी, हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, पहले यहां से देख लेते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन रेफर टू द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ चीज बोल रहे हैं तो उसकी इंपोर्टेंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट थ्रू द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू इश्यू रिट such as the habeas corpus, mandamus, prohibition, querenso and certiorari for this purpose। ये चार रिट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। It issue the judicial remedies for any infringement of the fundamental right। Article 32 highlights the importance of the judiciary in protecting the constitutional rights। ये आर्टिकल क्या हाईलाइट कर रहा है, ये आर्टिकल हमें ये पता चलता है कि जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की, तो उसके प्रोटेक्शन में, उसकी सुरक्षा में सर्वोच्च न्यायालय की जो इंपोर्टेंस है उसको ये हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर लेक्चर क्लोज कर देंगे कि जो चार रिट हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्ष हम बात करते हैं तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। सिंपल, इसका मीन होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, दूसरा इसको कहाँ लागू किया सकता है, इसे सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत, ध्यान से सुनना, सार्वजनिक प्राधिकरण, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी हो गया, और व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए भी इसे लागू किया जा सकता है। और फिर लागू कहाँ नहीं कर सकते भाई, ये हो गया लागू करने की जगह, लेकिन ऐसा तो एरिया होगा जहाँ पे लागू नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी व्यक्ति हिरासत में है और वो कानून से हिरासत में है, कानून सम्मत हिरासत है, तो वहां पे हैबेस कॉर्पस लागू नहीं होता है। दूसरा, अगर सर्वोच्च न्यायालय, कोई सर्वोच्च न्यायालय है या विधानमंडल है, कोई असेंबली है, कोई कोर्ट है, ठीक है, उसकी अवमानना के तहत कोई कानून कार्रवाई की गई है, तो हैबेस कॉर्पस वहां पे लागू नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं कि न्यायालय, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और किसी को अरेस्ट किया गया, तो वहां पे हैबेस कॉर्पस नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा, अगर एक सिंपल सी बात हो कि अगर सपोज करो हाई कोर्ट है ना, और वो उस स्टेट से बाहर का पर्सन है, वहां पे उसका क्या है, न्यायिक क्षेत्र अधिकार से बाहर हो गया मामला, तो वो क्या कर सकता है, वो हैबेस कॉर्पस क्या है, जारी नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता है। राइट, तो हमें समझ में क्या आ गया कि सार्वजनिक प्राधिकरण प्लस व्यक्तिगत दोनों पर लागू हो सकता है। ठीक है, लागू कहां नहीं होगा, कहां नहीं होगा, हिरासत कानून सम्मत हो, या फिर हिरासत न्यायिक या विधानमंडल की अवमानना से जुड़ा हो। कि कार्रवाई लिख दो यहाँ पे, मतलब उन्होंने कार्रवाई के दौरान अरेस्ट किया गया है, तो ये लागू नहीं हो सकता। और कोर्ट की अवमानना, न्यायिक अवमानना, न्यायिक अवमानना। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हमने समराइज यहाँ पे कर दिए हैं, आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है परमादेश। चार यूनिट की बात करें, चार यूनिट है परमादेश। क्लास कलेक्शन थोड़ा लंबी हो जाता है, थोड़ा सा पेस थोड़ा सा मुझे अब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश नाम से पता चल रहा है, आदेश देते हैं। ठीक है,
सो ये जारी कहता है न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी यानी कि पब्लिक ऑफिसर के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, या निगम के कह सकता है, निगम है कोई या फिर ट्राइब्यूनल है, उसके अगेंस्ट कह सकता है, जी हाँ, उसके अगेंस्ट जारी किया जा सकता है। यानी कि किसके अगेंस्ट किया जाता है? न्यायालय, ट्राइब्यूनल, क्या होता है, प्राधिकरण, हाँ, लेता हूँ, ट्राइब्यूनल लिखता हूँ। ठीक है, और हाँ, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, जारी कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो ये व्यक्तिगत रूप में जारी नहीं कर सकते, व्यक्तिगत व्यक्ति, किसी व्यक्तिगत निजी व्यक्ति के रूप में जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर विभाग गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक विभाग है तो भी जारी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, अगर किसी ऑफिसर, कोई ऑफिसर है और उसका काम क्या है, विवेक अनुसार काम है, अगर काम क्या है, विवेक अनुसार, तो उसका कार्रवाई है, तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट से समझिए कि जो जज है, जो कोर्ट है, वो ऑर्डर दे रहा है, हम आदेश देते हैं, अब एक काम करिए, और वही काम क्या है, मेरी अथॉरिटी है कि मेरा उसको विवेक अनुसार है, मेरा मन करेगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, तो फिर उस आदेश दे सकता कोई मुझे? नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये लागू नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। ये हमारा हो गया परमदेश। नेक्स्ट है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध में सुधा रोकना, यानी किसी कोई अधिकार क्षेत्र से ज्यादा काम कर रहा है तो प्रतिषेध कर सकते हैं। वो क्या था कि कोई काम ना कर रहा है तो उसका क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या सीनियर कोर्ट जो को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि आप काम कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या कि अगर बात करते हैं प्रतिषेध की, तो ये भी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। यानी कि सीनियर जो ऊपर सीनियर जो होगा कोर्ट, वो नीचे वाले कोर्ट को क्या करेगा, प्रतिषेध का रिट जारी कर सकता है। तो इसका प्रतिषेध, इसका मीनिंग होता है रोकना। ठीक है, न्यायालय द्वारा जारी, न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय टू उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, दूसरा, ये न्यायिक या ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थानों के अगेंस्ट ही जारी किए जा सकते हैं। प्रशासनिक अधिकरणों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकरण या फिर कोई विधायी निकाय है या फिर पर्सनल व्यक्ति है, निजी व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट इसको लागू नहीं किया सकता है। यानी कि प्रशासनिक या निजी व्यक्ति अगेंस्ट प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, इसके लिए यूज किया जाता है, ये केवल निवारक है, केवल निवारक के रूप में, केवल निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। लास्ट है हमारा उत्प्रेषण। नेक्स्ट हमारा उत्प्रेषण।
उत्प्रेषण की बात करते हैं, प्रमाणित होना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना। प्रमाणित होना या सूचना देना, ये भी सिंपल सी, ये भी उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय की तरफ जाता है, उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय। ठीक है, लेकिन इसमें उत्प्रेषण और प्रतिशत में अंतर क्या होता है? प्रतिशत क्या था? सिर्फ केवल निवारक था, लेकिन ये निवारक प्लस सहायक होता है, निवारक प्लस सहायक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो पूरा डिफरेंस पता चल गया। दोनों लगभग सेम ही है। ये भी न्यायिक और अर्धन्यायिक के अगेंस्ट प्रयोग किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरीके से हम प्रतिशत की बात कर रहे थे कि प्रतिशत न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकरण या पर्सनल निजी व्यक्ति के लिए यूज नहीं किया जाता है, उसी तरीके से उत्प्रेषण भी पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकरणों के अगेंस्ट नहीं किया जाता है यूज। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1991 में ये बात जस्टिफाई की थी कि उत्प्रेषण का प्रयोग प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो अब से ये प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है 1991 से बाय जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लास्ट है हमारा अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा मतलब होता है कि वारंट द्वारा या अधिकृत, यानी कि आप किस चीज के लिए अधिकृत हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी के अधिकृत हैं और सार्वजनिक कार्यालय में जांच के दायरे जांच के लिए जारी किया जाता है, मतलब इनके जारी करने का क्या बेसिस है कि पहले तो जो ऑफिस है वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट ये जारी नहीं किया जा सकता है, सिंपल। दूसरा, जांच के लिए जारी किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? अधिकृत हैं आप। ठीक है, दूसरा, सार्वजनिक ऑफिस होना चाहिए, सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जांच के लिए अधिकार प्रक्षा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस सिंपल इतना था, और आज का सेशन वहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आई होप आप जो क्लास है वो आपके लिए यूजफुल हो रही होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हमें मोटिवेट करती हैं और इस वीडियो बनाने के लिए हम आगे आते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।